हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे और घर पे रह करके अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यह चैनल आपको ठीक है इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लगभग सभी विषय का वीडियो प्रोवाइड करता है। और इस समय आपको पता है कि लगभग बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी धमाका सीरीज के नाम से जो है वीडियो चल रहा है। इसमें आपको पर डे एक लॉन्ग क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत अभी आपके पास कम से कम 1 महीने का पूरा वक्त है, क्योंकि आज 4 तारीख है, 4 अप्रैल है। ठीक है, और एग्ज़ाम भी लगभग 5 मई के आसपास शुरू होगा। ठीक है, जैसा कि आज न्यूज़ आ रही है कि 1-2 दिन में टाइम टेबल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कुछ बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अब कांटेक्ट करने पे ये पता चल रहा है कि उनको ये लग रहा है कि सर प्रमोट कर दे, सरकार प्रमोट कर दे, गवर्नमेंट प्रमोट कर दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, भूल जाइए। एग्ज़ाम तो होना है, मई में होगा, लास्ट मई होगा। ठीक है, अगर बहुत कोरोना बढ़ा तो जून जुलाई में होगा, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम होकर रहेगा। इसलिए अपनी तैयारी को ढीला मत पड़ने दीजिए, क्योंकि जैसे ही उनको एक वायरल न्यूज़ खबर मिली कि प्रमोशन जो स्टूडेंट्स हैं इनका पेपर कैंसिल होगा और ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर दिए जाएंगे 11th के बेस के एग्ज़ाम पे 10th के, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी प्रभावित होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जैसे अभी आप लगे थे, बस 1 महीने ऐसे और लगे रहिए। ठीक है, जल्दी ही वो मंजर भी आएगा। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तैयारी जो आप कर रहे हैं, यही तैयारी आपको एग्ज़ाम को ठीक है क्रैक करने में सफलता दिलाएगी। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे, सब आपको सब कुछ पता है। तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से ठीक है अपने एक नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ठीक है वो है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पिछले वीडियो में हमने आपको मादा जनन तंत्र बताया था और ये भी बताया था कि नर और मादा जनन तंत्र ठीक है का सचित्र वर्णन। ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका एक पार्ट चाहे नर जनन तंत्र का या मादा जनन तंत्र का, ठीक है, दोनों में से पक्का है कि एक ना एक क्वेश्चंस जरूर आने वाला है इस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए सभी गाइड नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र दोनों का सचित्र वर्णन का वीडियो भी ठीक है जो मैंने अपलोड किया उसको देखें और अपने जो हेल्प बुक है उसको भी देखते रहें, नोट्स को भी देखते रहें। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस आ जाए तो फिर ये जाने ना पाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि आज के कुछ क्वेश्चन में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अर्थात एक्सप्लेन अबाउट अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाई फिगर या विथ फिगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, पहले ऐसे एक हेडिंग बनाओगे। ठीक है, अच्छी सी हेडिंग बनाओगे, नर जनन तंत्र। ठीक है, आपने इसको हेडिंग डाला, इसको इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ऐसे हेडिंग डालने के बाद अब देखिए डिफिनीशन क्या होती है कि पुरुषों में पाए जाने वाले वे सभी अंग ठीक है जो जनन क्रिया में क्या करते हैं, सहायक होते हैं, उन्हें ठीक है या उस अंगों के समूह को क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उन्हें समूह रूप से सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, आँख है, कान है, मस्तिष्क है। ठीक है, इतने सारे आपके अंग हैं। क्या सभी अंग जनन में कार्य करते हैं? नहीं। तो इन सब अंगों में वे अंग जो क्या करते हैं, जनन क्रिया में, संभोग क्रिया में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बोलो नर जनन तंत्र कहते हैं। रटना नहीं है। तंत्र हमने आपको बताया, तंत्र क्या होता है, जब कई अंग मिलते हैं, कई अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा तंत्र जो नर में जनन क्रिया को संपन्न करता है। ज्यादा रटना नहीं, ध्यान दीजिए कि तंत्र मतलब पूछ लिया नर जनन तंत्र क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दैट सिंपल है यार कि वह तंत्र
जो क्या होता है, बोलो, वह तंत्र जो नर में, ठीक है, जो नर में जनन क्रिया को संपन्न करता है, ऐसे अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा कि पुरुषों में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो जनन क्रिया को संपन्न करते हैं या जनन क्रिया में सहायक होते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से हम नर जनन तंत्र कहते हैं। अर्थात उन अंगों को एक साथ बोले तो नर जनन तंत्र कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब ये निम्नलिखित होते हैं, इनके निम्नलिखित भाग होते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि जो तंत्र होता है वे कई भागों, कई अंगों का समूह होता है। तो कई अंग इस प्रकार है, ठीक है, जिसमें पहला आपका है वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, पहला भाग क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वृषण होता है। और दूसरा क्या होता है, शुक्रवाहिनियां होती हैं, वास डिफरेंस। और तीसरा शिश्न होता है, जिसे पेनिस कहते हैं। और चौथा सहायक ग्रंथियां होती हैं, अर्थात क्या होती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो जनन में सहायता करें, उन्हें सहायक ग्रंथियां कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के भाग होते हैं नर जनन तंत्र में। इन्हीं 4 प्रकार के अंगों को, अर्थात वृषण, शुक्रवाहिनियां, शिश्न, सहायक ग्रंथियां, इन चारों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। क्योंकि ये नर में जनन क्रिया को संपन्न करने में क्या करते हैं, हेल्प करते, कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं गाइस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें जो पहला भाग है वृषण, इसका डिटेल हम लोग अध्ययन करते हैं। व्हाट डू मीन अबाउट टेस्टिस, तो ये मैंने वृषण आपको डाला, यहाँ पे हेडिंग किया है, तो इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं बेटा। ठीक है, अगर वृषण को सामान्य भाषा में समझें तो नर में पाए जाने वाले, ठीक है, जो एग होता है, ठीक है, अंड होता है, उसी को हम वृषण कहते हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या है कि यह नर जनन तंत्र का, ठीक है, ये है ना नर जनन तंत्र, तो ये नर जनन तंत्र का क्या है, प्रमुख भाग होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने फीमेल वाले में बताया था कि मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग कौन सा है। बहुत सारे भाग है मादा जनन तंत्र में, लेकिन प्रमुख भाग कौन सा होता है, अंडाशय होता था, ओवरी। वैसे नर जनन तंत्र का जो प्रमुख भाग होता है बेटा, वो क्या होता है, वृषण होता है, टेस्टिस होता है। क्यों, क्योंकि जिस तरह से मादा जनन तंत्र में आपने देखा था कि उसमें अंडाशय प्रमुख था, उसी में अंडाणु बनता था, इसलिए वो मेन है। वैसे पुरुषों में भी क्या है, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है, इसलिए इसे प्रमुख नर जनन तंत्र का भाग कहते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे 4 विकल्प दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन प्रमुख नर जननांग होता है, तो याद रखना टेस्टिस होता है, अर्थात वृषण होता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में टेस्टिस, हिंदी में वृषण कहते हैं, और कॉमन भाषा में एक बोलते हैं, जान ही रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। जो एक जोड़ी, इसकी संख्या पूछी जाए कितना होता है, कि वृषण कितने पाए जाते हैं, जैसे अंडाशय महिला में 2 था, लेफ्ट राइट, और किस आकार का था महिलाओं में अंडाशय, बादाम आकार का। उसी प्रकार से ये जो पुरुषों में पाए जाने वाला प्रमुख जननांग वृषण है, ये भी 2 होता है, एक जोड़ी अर्थात 2, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। ठीक है, 2 होता है, और कहाँ पाया जाता है, सर में तो पाया नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं, सीने में तो पाया नहीं जाता। ये क्या होता है, नाभि के नीचे वाला भाग। हमने कहा आपकी बॉडी 2 भागों में बटी है, ठीक है, ये नाभि के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, थोरैटिक कैविटी, वक्ष गुहा, और ठीक है, नाभि के नीचे वाले भाग को उदर गुहा कहते हैं। अब आप बताओ नर जननांग कहाँ है, वक्ष गुहा में है या उदर गुहा में, नाभि के नीचे, तो नाभि के नीचे है, इसलिए क्या है, उदर गुहा होता है। यहीं पर क्या है, ये वृषण स्थित होता है, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो वही है कि यह एक जोड़ी होता है जो उदर गुहा में, अर्थात नाभि के नीचे छोटी छोटी थैली जैसी, छोटे छोटे थैली जैसी रचना में की तरह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, प्रत्येक वृषण की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर लगभग क्या होता है, लंबा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, और यह इंटरनली रूप से गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, बाहर से नहीं, इंटरनल रूप से अगर इसे क्या करें, वृषण को एक छोटे छोटे थैले में बंद है, जिसे वृषण कोश कहते हैं, उस थैले को, उसके अंदर वृषण, उसको निकालोगे तो ये गुलाबी रंग के होते हैं। और इनकी रचना कैसे होती है, अंडाकार होती है। कैसे होती है, अंडाकार होती है। और महिलाओं में जो प्रमुख भाग अंडाशय था वो बादाम के आकार था, लेकिन ये पुरुषों में पाए जाने वाला जो प्रमुख जननांग वृषण है, ये कैसे होता है, अंडाकार और गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अंडाकार होता है।
और ये वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश का मतलब कि जो आपका वृषण है जिस थैली में है, ठीक है, उस कोश को, उस थैली को क्या कहते हैं? टेस्टिस सैक कहते हैं, अर्थात वृषण सैक कहते हैं। जैसे यही है, ठीक है, इस तरह से अगर दो है, मान लीजिए ऐसे ही है दो, ठीक है, तो ये आपका इसी के अंदर ये ऐसे ही क्या, ये वृषण है, इसके अंदर जो आपका एक दिख रहा है ये वृषण है, दोनों लेफ्ट राइट, और इसके ऊपर जो ये थैली, ये खोल दिख रही है, ये वृषण कोश होता है, इसी के अंदर ये क्या है? स्थित होता है। ठीक है, तो वही लिखा कि ये वृषण कोश में स्थित होते हैं और प्रत्येक वृषण की संरचना जो होती है, अर्थात जो इसके अंदर ये वृषण है, टेस्टिस है, इसकी संरचना जो होती है बेटा पेशियों से, ठीक है, पेशी युक्त लचीले वृषण खोल के अंदर, ठीक है, संयोजी ऊतक से बने पिंडकों से होती है। अर्थात जो वृषण होता है यह संयोजी ऊतकों के समूह से, पिंडक, ठीक है, बहुत सारे संयोजी ऊतक के समूह होते, पिंड होते हैं, उसी से मिलकर ये वृषण क्या होता है? बना होता है। ठीक है, तो एक नंबर ये भी पूछा जा सकता है कि एक्चुअली या नॉर्मली जो टेस्टिस होता है ह्यूमन का, ठीक है, वो किस प्रकार के ऊतक से बना है? तो संयोजी ऊतकों के समूह से, अर्थात पिंडकों से बना है। ए ग्रुप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू माने संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडलित, ठीक है, कुंडलित का मतलब ऐसे ही राउंडेड, ठीक है, कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं जो है, ठीक है, पाई जाती हैं, जो ढीले संयोजी ऊतक में क्या होती है? निलंबित होती हैं। ठीक है, क्या होती है? निलंबित, मतलब उसी में मिली रहती है। मतलब जो प्रत्येक वृषण के अंदर पिंडक है संयोजी ऊतक का, उसी में क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित, बहुत राउंडेड, ठीक है, ऐसी बहुत राउंडेड मुड़ी हुई, जैसे ये देख रहे हो आप लोग, इस तरह से मुड़ी हुई क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, जो ढीले संयोजी ऊतक में क्या होती हैं? लिपटी हुई होती है, निलंबित होती हैं। ठीक है कि नहीं? इन नलिकाओं के अंदर, ठीक है, इन जो शुक्र नलिकाएं ये राउंडेड हैं ऐसे ही, इनके अंदर जनन इपिथीलियम कोशिका होती है। क्या होती है? दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनन इपिथीलियम कोशिका होती है। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है? शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, या फिर कह लीजिए यन जिसे आप कहते हो उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मादा में हमने जब वीडियो आपको कल परसों प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मादा के अंडाशय का कार्य क्या होता है, व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ ओवरी इन फीमेल। तो दैट सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है, या ओबम, महिलाओं में अंडाणु अर्थात मादा युग्मक अर्थात यन बनाने की क्रिया या बनने की क्रिया या निर्माण करने की प्रक्रिया अंडाशय में ही होती है, इसीलिए अंडाशय क्या था? प्रमुख भाग था। वैसे नर में वृषण प्रमुख भाग है, क्योंकि इस वृषण में क्या होता है? बोलो, जनन इपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं। यही कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्र जनन क्रिया द्वारा क्या करती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। अर्थात शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है? वृषण में हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है। तो ये शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? वृषण में हो रहा है। ठीक है, किससे विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पार्ट, वृषण। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की बात करें, शुक्र नलिका क्या होती है, शुक्र वाहिकाएं क्या होती हैं। तो ये मैंने आपको वास्टर डिफरेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, तो ये मैंने लिख लिया शुक्र वाहिकाएं। ठीक है, या शुक्र वाहिनियां, यह अधिवृषण के निचले पश्च भाग से लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है? शुक्र वाहिनी निकलती है। ठीक है, क्या होती है? कितनी लंबाई होती है भैया शुक्र वाहिनियों की? 45 सेंटीमीटर लगभग ये लंबी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, जो अधिवृषण के निचले भाग से क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है, निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो होती है यह पहले, ठीक है, पहले वक्षण नाल से होकर के उधर भाग में मूत्राशय के, मूत्राशय मतलब जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है, मूत्राशय के पृष्ठ तल पर यानी पिछले भाग पर अपनी ओर की मूत्र वाहिनी पर एक क्या बनाती हैं? फंदा बनाती हैं, एक लूप बनाती हैं। ठीक है, एक फंदा बनाती हैं, लूप बनाती हैं, जो बाद में नीचे मुड़ करके क्या होता है? पास में ही स्थित जो शुक्राशय होता है, अर्थात जिसमें शुक्राणु जमा होता है, ठीक है, उस शुक्राशय की छोटी सी नलिका से क्या होती है? जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। कौन? शुक्र वाहिनियां। ठीक है,
तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो है शिश्न है, ठीक है, ये भी क्या है, जनन क्रिया में नर में भाग लेने वाला एक प्रमुख अंग है, ठीक है, क्योंकि बिना इसके जनन संभव नहीं है, ठीक है। यही वो अंग है जो जनन क्रिया में फीमेल के साथ क्या करता है, शुक्राणु को मादा की बॉडी में अंडाणु के पास, ठीक है, निकाल कर भेजने का काम करता है, ठीक है, ये वही है। तो शिश्न क्या है, इसी को हम पेनिस कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, पेनिस कहते हैं। यह मैथुनांग है। मैथुनांग का मतलब क्या होता है, मैथुन करने वाला अंग। मैथुन का मतलब क्या होता है, संभोग अर्थात जनन अर्थात संबंध बनाना जिसे कहते हैं। यही वो अंग है जिसके द्वारा मैथुन, एक नर एक मादा के साथ क्या करता है, मैथुन क्रिया अर्थात संभोग क्रिया, जनन क्रिया क्या होता है, संपन्न करता है। इसीलिए ये शिश्न क्या होता है, यह मैथुनांग है जो बेलनाकार होता है। कैसे होता है, बेलनाकार होता है, और वही सारी अंग है अर्थात शरीर के बाहर रहने वाला क्या है, अंग है। और इसका जो स्वतंत्र शिरा होता है, ठीक है, स्वतंत्र मतलब इसके आगे वाला जो भाग होता है वो फूला हुआ तथा अत्यधिक संवेदनशील होता है या अत्यधिक संवेदी भाग होता है, जिसे शिश्न मुंड कहते हैं। ये जो आपका ये देख रहे हो, ये आपका जो ये नीचे की तरफ ये भाग है, यही क्या है, शिश्न है। और इस शिश्न का जो आगे वाला ये वाला भाग है, यही भाग क्या है, बोलिए, ये आपका अति संवेदनशील भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, बोलिए, शिश्न मुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। और यह शिश्न मुंड के ऊपर एक क्या होता है, त्वचा की लेयर होती है, ऐसे ही, ठीक है, ये त्वचा की क्या होती है, लेयर होती है। तो यहाँ लिखा है कि जो ये शिश्नमुंड होता है जो त्वचा के एक आवरण से ढका रहता है, अर्थात इस शिश्नमुंड के ऊपर एक प्रकार की क्या होती है, स्किन होती है, जो शिश्नमुंड को क्या करती है, ढकने रखने का काम करती है, ठीक है। तो एक आवरण से ढका रहता है जो शिश्नमुंड छद कहलाता है। क्या कहलाता है, शिश्नमुंड छद कहलाता है, ठीक है। जो ये पेनिस का शिश्न का आगे वाला भाग है, शिश्नमुंड है, संवेदनशील होता है, और इसके ऊपर एक स्किन होती है, ढका होता है। उस स्किन को क्या कहते हैं, शिश्नमुंड छद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शिश्नमुंड छद कहते हैं, ठीक है। यह शिश्न आपका पेशियों का व रुधिर कोटरों का बना होता है, ठीक है। रुधिर कोटा का मतलब कि इस जो पेनिस होता है ये, इसके अंदर क्या होती है, रुधिर कोटर पाए जाते हैं, रुधिर की कटोरी जैसी संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है कि नहीं। तो उसी को रुधिर कोटर कहते हैं कि बनी होती है। और सामान्य अवस्था में जब यह होता है, ठीक है, अर्थात प्रजनन की अवस्था में नहीं बल्कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यह शिश्न ढीला होता है, ठीक है, और छोटा होता है। जबकि जब प्रजनन का टाइम होता है, ठीक है, तो उस ड्यूरिंग में क्या करता है, उस समय ये मैथुन के समय क्या करता है कि इसके कोटरों में रुधिर भर जाता है, जो पेनिस में कटोरी जैसी संरचना है, इसमें खून भर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ठीक है, मोटा और लंबा और कड़ा हो जाता है, ठीक है, जो मैथुन क्रिया के लिए रेडी हो जाता है। और इसी वजह से ये शुक्राणु को क्या करता है कि जो मादा होती है उसके मादा में अंडाणु से इसे मिलाने का कार्य करता है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर एक किसी पुरुष से ये जो शिश्न का भाग है आपका, ये शिश्नमुंड, अगर ये ना रहे, ये कट जाए, तो फिर क्या होगा, ये किसी मादा के साथ प्रजनन करने योग्य नहीं रह जाएगा, जिससे इसका शुक्राणु मादा के बॉडी के अंडाणु में पहुंचने से वंचित रह जाएगा, जिससे यन नहीं मिल पाएगा, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएगा। और फिर भविष्य में वो क्या हो सकता है, एक नए संतान को जन्म देने में असक्षम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो पेनिस होता है ये प्रमुख अंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैथुन क्रिया के लिए ये मेन अंग होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया शिश्न अर्थात पेनिस, ठीक है। अब ये इसके अलावा सहायक जनन ग्रंथियां, ये भी क्या है, ये कुछ विशेष प्रकार के अंश होते हैं, ठीक है। जनन ग्रंथियां होती हैं जो जनन क्रिया तो नहीं करती, लेकिन जनन क्रिया में आपकी मदद करती हैं, अर्थात सहायता करने का कार्य करती हैं गाइस, ठीक है। तो क्या क्या है सहायक जनन ग्रंथियों में कि ये निम्नलिखित होती हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा कि सहायक जनन ग्रंथियां क्या हैं, तो आपको रटना नहीं है। सहायक जनन
जनन ग्रंथियां, यानी ये ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं? वे ग्रंथियां जो सहायक होती किसमें? जनन में, अर्थात जो जनन क्रिया को संपन्न करने में सहायता करती हैं किसी न किसी प्रकार से, उसी को सहायक जनन ग्रंथियां कहते हैं। और यह पुरुषों में भी लगभग 2-3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट्स इंपॉर्टेंट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, पौरुष ग्रंथि कहते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यह मानव बॉडी में एक जोड़ा होता है, अर्थात 2 होते हैं। ठीक है, जो मूत्राशय के मूत्र मार्ग के पास होते हैं। ठीक है, मूत्राशय के मूत्र मार्ग के पास होते हैं, अर्थात जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दिखाएं तो जैसे ये आपका मान लीजिए शिश्न है, ऐसे ही। ठीक है, इसी के आसपास ये ऐसे ही क्या होती हैं, ऐसे ही होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ऐसी ही होती है। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जो मूत्राशय के, ठीक है, मूत्र मार्ग के इधर और उधर बीच में मूत्र मार्ग होता है, उसके उस तरफ इस तरफ दोनों ये क्या होती है, ऐसे ही लगी होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिट गया है थोड़ा सा, तो इसे हम फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, इसे पौरुष ग्रंथि कहते हैं। ये 2 होती है, यह एक जोड़ा होता है, अर्थात 2 होता है, जो मूत्राशय के मूत्र मार्ग के पास क्या होती है, स्थित होती है। मूत्र मार्ग बीच में है तो उसके इस तरफ और इस तरफ ऐसे ही क्या होती है, लगी होती है। यह जनन के समय तरल और चिकना पदार्थ स्रावित करके क्या करती हैं, मार्ग को, शिश्न के अंदर जो एक नली है जिसकी सहायता से शुक्राणु बाहर आता है, उस नली के मार्ग को ये क्या करती हैं, चिकना बनाने रखने का काम करती हैं। ठीक है, ये काम हो गया। और अब आता है दूसरा बेटा, कूपर ग्रंथियां, दैट्स इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ये भी पूछा जाता है कूपर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, काउपर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, ये भी पूछा गया है कई बार 1 नंबर में। तो याद रहे, कूपर ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां, ये सब नर जनन अंग में पाई जाती है, या नर जननांगों में पाई जाती है, या नर जनन तंत्र का भाग होती है। ठीक है, तो काउपर ग्रंथियां क्या होती है बेटा, यह भी एक जोड़ी मतलब 2 की संख्या में पाई जाती हैं, जो फ्लास्क के आकार के होते हैं। ठीक है, जो कांच का फ्लास्क होता है, लैब में देखा होगा, उस फ्लास्क के आकार के आकृति की होती है, तथा यह मूत्र मार्ग के शिश्न में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं, मूत्र मार्ग के शिश्न में खुलती हैं। और ये भी क्या करती हैं, तरल पदार्थ को स्रावित करके शिश्न को संभोग के लिए सुगम बनाती हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन के समय फीमेल के साथ प्रजनन करते समय ये क्या करती हैं, उसे सुगम, शिश्न को सुगम बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया आज के इस टॉपिक में नर जनन तंत्र। ठीक है, का वर्णन, इसके भागों का वर्णन। अब इसमें हम बाई फिगर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग नोट कर लें, इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये फिगर हमने ब्लैक बोर्ड पे ड्रा किया है दोस्तों। ये जो नर जनन तंत्र का फिगर है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, ये ओनली 1 साइड का ऐसे, ठीक है, फिगर लिया गया है 20 से। आपको किसी बुक में दोनों साइड मिल सकता है, तो जो फिगर आपको अच्छा लगे उस फिगर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिगर के साथ साथ इसके जो नामकरण की प्रक्रिया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने फिगर ड्रा किया है। देखिए, जो सबसे मेन भाग होता है वृषण होता है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, सारी क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, ये लिखा। ठीक है, क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, ये है वृषण। ठीक है, अंडाकार होता है। ठीक है, ये देख रहे हो, और ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो ये वृषण है, और इसी वृषण के ऊपर ऐसे ही ऊतकों का एक और भाग होता है, इसे अधवृषण कहते हैं। लेकिन मेन जो नर जननांग भाग होता है वो वृषण ही होता है, और ये 2 होता है, लेफ्ट और राइट। इस फिगर में एक ही दिखाया गया। ठीक है, क्योंकि एक साइड का फिगर लिया गया, और ये वृषण क्या है, एक थैले में बंद है। देख रहे हो, ये एक थैले में क्या है, बंद है। इस थैले को क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, अर्थात टेस्टिस सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस सैक कहते हैं, अर्थात वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है, 1 2, ठीक है, और तीसरा आपका जो पार्ट है बेटा, शिश्न। देख रहे हो, ये क्या है, शिश्न है। यही मैथुनांग होता है, मैथुन करने में यही भाग लेता है। साधारण अवस्था में मैंने क्या कहा, ये क्या होता है, ढीला होता है, परंतु जनन के समय ये उत्तेजित अवस्था में आने के बाद क्या करता है, मैथुन क्रिया करने का कार्य करता है। तो ये इस मैथुन क्रिया करने के लिए जो शिश्न है, इसका जो अग्रभाग है ये
ठीक है, ये टोपी नुमा, इसे शिश्नमुंड कहते हैं और इसके ऊपर एक आवरण होता है, ठीक, जिसे शिश्नमुंड छत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसी में जो ये बीच की नली आई है, ये मूत्र नली है। ठीक है, यहाँ से आए अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड लगी हुई, ठीक है, ये देख रहे हो, ये इस तरफ दोनों तरफ ये मूत्र नली है, ये आपकी क्या है, मूत्र नली है। क्या है, मूत्र नली है। इस मूत्र नली की इस तरफ और इस तरफ ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं और इसी से लगा हुआ एक ये होता है, ठीक है, जिसे काउपर ग्रंथियां कहते थे। ठीक है, क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथियां कहते हैं। ये एक चिकना तरल पदार्थ स्रावित कर देता है इस नली में, ताकि ये नली क्या हो जाए, ठीक है, बोलो, एकदम चिकना मार्ग हो जाए, जिससे शुक्राणु जाने का रास्ता क्या हो, स्खलन के समय एकदम सरल हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये शुक्राशय होता है, ये देख रहे हो शुक्राशय है। शुक्राशय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण जो होता है, वो शुक्राणु यहाँ पे आके क्या होते हैं, इस थैली में एकत्रित होते हैं, इसलिए इसे शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, तो ये काउपर ग्रंथियाँ हो गई, ये शुक्राशय हो गया और ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, बोलो, सहायक जनन ग्रंथि में आते हैं। ठीक है, सहायक जनन ग्रंथि में आते हैं। ठीक है, और जो ये वृषण कोश, शिश्नमुंड, शिश्न, ये सब किस में आते हैं भैया, बोलिए, जननांग तंत्र में, जनन तंत्र के अंतर्गत जननांगों में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फिगर हो गया। इस फिगर का नाम आप डाल दीजिएगा नीचे, नर जनन तंत्र। ठीक है, क्या होता है, नर जनन तंत्र। तो ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, आप चाहे यहाँ से बना लो और आप चाहें तो इस डायग्राम को अपने बुक में अच्छे से दिया है, ठीक है, उसे और अच्छे तरीके से वहाँ ड्रा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको नर जनन तंत्र के बारे में बताया दोस्तों, और इसके पहले वाले जो कल या परसों वीडियो पड़ा होगा, ठीक है, उसमें मादा जनन तंत्र बताया। इस दोनों तंत्र में निश्चित ही एक इस बार पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, 100% श्योर है, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए विथ फिगर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको हम शुक्राणु की संरचना बताएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम क्या करें, शुक्राणु के अग्रभाग एक क्रोमोसोम को काट दें तो क्या वो शुक्राणु अंडाणु से निषेचन कर पाएगा या नहीं। तो कल का ये क्वेश्चन हमारा जरूर देखिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।